गुगलू टीवी। काफी दूर तक आने के बाद राजकुमार अशोक और घोड़े को प्यास लगी थी। राजकुमार अशोक अपने घोड़े से नीचे उतरकर एक पेड़ के पास बैठ गए। राजकुमार अशोक आसपास देखने लगे। तभी उन्हें पेड़ के कुछ दूर ही एक कुआं नजर आया। वो घोड़े को लेकर कुएं के पास जाके उसमें झांकने लगे। कुएं का पानी साफ होने के कारण उन्होंने पानी पिया और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। घने पेड़ देख उन्होंने सोचा, मैं यही अपने रहने का इंतजाम कर लूंगा। राजकुमार ने पेड़ से कुछ लकड़ियां तोड़ी और उन लकड़ियों से अपना तंबू गाड़ लिया और वहीं रहने लगे। पास में कुआं होने के कारण उन्हें वो जगह अच्छी लगी, पर सिर्फ पानी से ही वो अपना और उनके घोड़े टेंगो का गुजारा नहीं कर सकते थे। राजकुमार को शिकार करना पसंद था। ये सोच वो सुबह होते ही शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। राजकुमार रोज अपने और घोड़े के खाने के लिए शिकार करते थे और पकाकर खा लेते थे और बचा कुचा मांस तंबू के बाहर फेंक देते थे। उसके तंबू के बाहर रोज एक लोमड़ी आती थी जो राजकुमार का फेंका हुआ मांस खा लेती थी। एक दिन राजकुमार खाना खाने के बाद वो मांस फेंकने के लिए आए। तभी लोमड़ी राजकुमार से बोली, राजकुमार, तुम दूर तक शिकार पर जाया करो, मैं तुम्हारे तंबू का ख्याल रखूंगी। मगर तुम ऐसा क्यों करोगी? वैसे भी मैं यहाँ जंगल में भटकती हूँ, पर मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। पर कुछ दिनों से मैं यहाँ तुम्हारा फेंका हुआ मांस खा लेती हूँ, जिससे मेरा पेट भर जाता है। तो राजकुमार, आज से तुम दूर शिकार के लिए जाया करो, ताकि और अच्छा शिकार मिले और सबका पेट भी अच्छे से भरे। मैं यहाँ तुम्हारे तंबू का ध्यान रखूंगी और रक्षा भी करूंगी। लोमड़ी की ये बात सुन राजकुमार अब रोज दूर तक शिकार के लिए जाया करता था, जिससे उनका, उनके घोड़े टेंगो का और लोमड़ी तीनों का भी पेट भर जाता। जो लोमड़ी अभी तक सड़ा हुआ मांस और चूहा वगैरह मारकर खाती थी, अब वो रोज ताजा मांस खाने लगी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर रावणपुर राज्य के बुरे दिन शुरू हो गए थे। राजकुमार अशोक के राज्य छोड़ जाने के बाद चुड़ैल ने महल के इंसानों को खाने पर उतर आ गई। रोज रात वो महल के सिपाहियों को एक एक कर पकड़ती थी और मारकर उनका मांस खाती थी। उसकी सारी हड्डियां चुड़ैल अपने कक्ष में एक लकड़े के बक्से के पीछे फेंक देती थी। धीरे धीरे अब महल से सारे सिपाही गायब होने लगे। ये बात राजा और रानी को पता चलते ही उन्होंने मंत्री से फौरन एक सभा बुलवाई। सभी लोग आपस में चिंता में बात करने लगे। अरे, क्या हो रहा है महल में? पहले पक्षी, अब जानवर और अब तो इंसान भी गायब हो रहे हैं। कि तभी वहां पर राजा और रानी आ पहुंचते हैं। राजा सभा शुरू होते ही बोले, ये क्या हो रहा है हमारे महल में? क्या कोई बता सकता है? इतनी पहरेदारी होने के बाद भी ये सिपाही कैसे गायब हो रहे हैं? इस सवाल का जवाब है किसी के पास, या हमें नई सेना बनानी पड़ेगी? तभी सभा में बैठे हुए सारे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि किसी के पास भी सवाल का जवाब नहीं था। तभी मंत्री बोलते हुए, क्षमा चाहता हूँ राजा जी, परंतु जब से राजकुमार गए हैं उसके बाद से मैंने और भी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी थी। सुबह से लेकर रात तक कड़ी से कड़ी पहरेदारी भी दी थी। फिर भी क्यों ये सब हो रहा है, इस बात से हम अभी तक अनजान हैं। पर अब चिंता ना करें महाराज, मैं खुद अब इस बात का पता लगाता हूँ। तभी रानी इस बात पर बोलते हुए, राजन, जल्द से जल्द इस बात को सुलझाइए। हमने राजकुमार अशोक को तो खो दिया, अब हमारी एकलौती संतान राजकुमार इरावती को नहीं खोना चाहते। आप निश्चिंत रहिए रानी, मंत्री जी ने अब ये कार्य खुद अपने हाथ में लिया है। जो कोई भी इसके पीछे होगा, हम उसे मौत के घाट उतार देंगे।
ऐसे ही रात हो गई। मंत्री जी के कहने पर सारे सिपाही महल के पहरेदारी का काम करने लगे। महल के कोने कोने में सिपाही तैनात थे। वही रोज की तरह फिर राजकुमारी इरावती चुड़ैल बनकर महल में नए शिकार को तलाशने लगी कि तभी मंत्री जी को पायल की छनक सुनाई दी, जो राजकुमारी इरावती के कक्ष से आ रही थी। उन्होंने पास वाली खिड़की से झांकने की कोशिश की, परंतु उसी समय वही राजकुमारी बोलने लगी। अरे मंत्री जी, आप सब ठीक तो है ना, या आपको कुछ चाहिए? माँ पिताजी भी ठीक है ना? तभी मंत्री जी सोचते हुए बोले, हाँ राजकुमारी जी, सब ठीक है। आप चिंता मुक्त होकर सोइए, ठीक है? तभी चुड़ैल मन ही मन बोली, मैं तो चिंता मुक्त ही हूँ, कोई भी मेरा राज नहीं जान पाएगा। पर मंत्री जी वहां से निकलते वक्त कुछ ऐसी चीज देखते हैं जो उन्हें बड़ी सोच में डाल देती है। साथ ही वो महल के लिए चिंतित भी हो जाते हैं। वो तुरंत महाराज से मिलने के लिए उनके कक्ष में जाते हैं, पर जाने से पहले वो ये सोचते हैं, क्या ये बात महाराज को बताना सही लगेगा, या मुझे खुद इस बात की जड़ तक पहुंचना होगा? ये बात सोच मंत्री जी कक्ष के बाहर से ही निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमारी इरावती अपने कक्ष में देर तक सोई थी। तभी वहां महारानी रेणुका आ गई। प्यारी राजकुमारी, उठ जाए, सूरज सर के ऊपर आ गया है। अरे माँ, हम तो सपना देख रहे थे और आपने हमारा सपना पूरा होने से पहले ही हमें जगा दिया। अच्छा, वैसे क्या देखा आपने सपने में? रावणपुर का अंत। ये क्या बोल रही हो आप इरावती? आपने अपने राज्य के बारे में ये सब बोलने की हिम्मत कैसे की? तभी राजकुमारी के वेश में चुड़ैल ने अपने नकली आंसू के साथ बोलते हुए कहा, माँ, मैं तो बस ऐसे ही बोली और ये तो बस सपना ही था। तभी ये सब देख रानी रेणुका वहां से चली जाती है। चुड़ैल अपने बदले की आग में जल रही थी। उसे बस रावणपुर और राजा के परिवार का अंत करना था, ऐसा अंत जो आने वाले हर सदियों तक याद किया जाए। इसी इरादे से वो महाराज के पास जाती है। कक्ष से बाहर निकलते ही उन्हें मंत्री मिले। राजकुमारी को प्रणाम, आपको महाराज ने याद किया है। हम वही जा रहे थे मंत्री जी। राजकुमारी आगे बढ़ती कि तभी उसे मंत्री जी रोक लेते हैं और उसे कहते हैं, राजकुमारी जी, ये क्या, आपके हाथों पर ये चोट और खून कैसे? आप ठीक तो है ना? मैं अभी वैद्य जी को बुलाता हूँ। मंत्री को बीच में ही रुकाते हुए राजकुमारी इरावती बोली, अरे कुछ नहीं, ये तो बस वो छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अभी हम पिताजी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से निकल जाती है। मंत्री जी और भी ज्यादा चिंता में आ जाते हैं और उन्हें उस रात की बात याद आ जाती है। वो मन ही मन ये सोचते हैं कि जरूर राजकुमारी इरावती कुछ छुपा रही है कि तभी अचानक एक दासी मंत्री जी से टकरा जाती है और क्षमा मांगते हुए दासी बोली, माफ करना मंत्री जी, थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए। उसी समय मंत्री जी की नजर दासी के कलाई पर बने सूरज के निशान पर गई, जो बिल्कुल राजकुमार अशोक के कलाई पर था। मंत्री जी उस दासी को रोकते हुए बोले, अरे राजकुमार अशोक? वो दासी के वेश में और कोई नहीं बल्कि राजकुमार अशोक ही थे। मंत्री जी के आवाज देने पर वो तुरंत मुड़े। ये देख मंत्री जी की शंका दूर हो गई। यहाँ से चले जाओ राजकुमार, कहीं किसी ने आपको देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ये बोल मंत्री जी उनको अपने कक्ष में लेकर गए। राजकुमार की सारी बात सुन मंत्री जी का शक और भी गहरा हो गया और उन्होंने सारी बात राजकुमार को बताई, जो उन्होंने राजकुमारी इरावती के कक्ष में देखी थी। उस रात
वो सैनिक को बड़ी बेरहमी से मारकर उसका मांस खा रही थी और वहाँ एक बक्से के पीछे काफी सारी हड्डियां भी थी। मंत्री जी की बात सुन राजकुमार बोले, अब मैं अपने परिवार और राज्य को किसी भी हाल में बचाकर ही रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना जाए। हाँ राजकुमार, इसमें मैं भी आपके साथ हूँ। हम इस राज का पता लगाकर ही मानेंगे। मंत्री जी, किसी को भी पता ना चले कि हम यहाँ दासी के वेश में रह रहे हैं। राजकुमार अशोक, आप बेफिक्र अपने मुकाम पर ध्यान दे, बाकी का सब मैं संभाल लूंगा। हेलो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो गो टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।